राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चली हुई है उसमें आपका एक बार फिर स्वागत है। तो बच्चों, अपना कॉपी पेन तैयार रखिए। मैं बार बार आपको समझाता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार उनको पढ़ोगे या जो नए पॉइंट बार बार पढ़ोगे तो वो ज्यादा समय तक याद रहेंगे। और बीच बीच में पूछूंगा बच्चों, आपसे पूछता भी हूं जो पिछली वीडियो में आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के बच्चों जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए हरियाणा के रमेश गोयल को वाटर हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, हरियाणा के रमेश गोयल अकेले ऐसे व्यक्ति हरियाणा से जिन्हें वाटर हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये रमेश गोयल किस जिले से संबंध रखते हैं आपको ये बताना है बच्चों। आपके ऑप्शन है सिरसा, हिसार, करनाल और पंचकुला। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं सिरसा जो है इसकी स्थापना, इसका गठन जिले के रूप में 1 सितंबर 1975 को हुआ था। और फिलहाल वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। बच्चों, इसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों, सभी डिस्ट्रिक्ट के हमने स्थापना दिवस जो पढ़ लिए हैं, अब साथ में इनके क्षेत्रफल भी याद करने हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हिसार आप जानते हैं बच्चों, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, उस टाइम जो 7 जिलों का गठन हुआ था उनमें से हिसार जो है वो एक है। और उस टाइम ये सबसे बड़ा जिला था। उस टाइम जो 7 जिले थे उनमें सबसे बड़ा जिला हिसार था और सबसे छोटा जिला उस टाइम जो था वो जींद था बच्चों। तो इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 3983 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। हिसार का 3983 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बात करें करनाल की, तो करनाल भी 1 नवंबर 1966 को करनाल का गठन हुआ था। यह भी उन 7 जिलों में से एक है बच्चों जो गठन के समय, हरियाणा के गठन के समय जो बने थे, उन 7 जिलों में से करनाल भी एक है बच्चों। क्षेत्रफल जो करनाल का 2520 वर्ग किलोमीटर, 2520 वर्ग किलोमीटर। और बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला जो बच्चों उसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जो 17वां जिला बना था हरियाणा का। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका 898 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दूसरा सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा बच्चों फरीदाबाद, सबसे छोटा क्या फरीदाबाद। वैसे एक बात और ध्यान रखना बच्चों, वर्तमान में चरखी दादरी सबसे छोटा है, तो फरीदाबाद दूसरे नंबर हो गया और पंचकुला तीसरे। लेकिन अभी तक क्योंकि स्पष्ट रूप से चरखी दादरी का जो क्षेत्रफल है वो नहीं बताया गया है स्पष्ट रूप से आधिकारिक तौर पर सही ढंग से, तो हम जो 2011 की जनगणना चल रही है उसी के अनुसार आंकड़े जो पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से पंचकुला जो वो दूसरा सबसे छोटा जिला है। और जनसंख्या के हिसाब से पंचकुला सबसे छोटा जिला है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बच्चों, आगे से इनके क्षेत्रफल भी आपको याद करने, स्थापना दिवस सबके याद आपने कर लिए होंगे। सिरसा 1 सितंबर 1975 को बना था। क्षेत्रफल के हिसाब से वर्तमान में सबसे बड़ा पहले भिवानी होता था, अब उसमें से चरखी दादरी निकल जाने के बाद सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से 4277 वर्ग किलोमीटर। हिसार 1 नवंबर 1966 को 3983 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। करनाल 1 नवंबर 1966 को बना 2520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और पंचकुला 15 अगस्त 1995 को बना 898 वर्ग किलोमीटर जो है वो पंचकुला का क्या है बच्चों, वो पंचकुला का क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बच्चों हमने पढ़ा रमेश गोयल किस जिले से हैं, तो बच्चों रमेश गोयल जो सिरसा जिले से हैं। कहां से हैं? सिरसा जिले से हैं बच्चों। तो बच्चों ये है रमेश गोयल,
ये है रमेश गोयल। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वाटर हीरो पुरस्कार योजना सितंबर 2019 से जून 2020 तक मासिक स्तर पर चलाई गई। ठीक है, वाटर हीरो पुरस्कार योजना सितंबर 2019 से और जून 2020 तक मासिक स्तर पर चलाई गई। इसमें विजेताओं को वाटर हीरो सम्मान के साथ 10,000 रुपए भी दिए गए हैं। सिरसा से जल स्टार रमेश गोयल का नाम जून 2020 में घोषित हुआ, परिणाम में चयनित हुआ है। देश भर से करीब 60,000 व्यक्ति वाटर हीरो पुरस्कार विजेता रहे हैं। पूरे देश में कितने 60,000 व्यक्ति वाटर हीरो पुरस्कार विजेता रहे हैं। हरियाणा से रमेश गोयल अकेले चुने गए हैं और उनमें से रमेश गोयल जो हरियाणा से वो अकेले हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना रमेश गोयल कहां से संबंध रखते हैं, सिरसा से। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले साल रिटायर हुए मुख्य सचिव डीएस डेसी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। बच्चों, पिछली बार रिटायर हुए थे मुख्य सचिव डीएस डेसी, तो उनको किस पद पर नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है राइट टू सर्विस कमिश्नर में चीफ कमिश्नर और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन। किस पद पे इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में आप जानते हो बच्चों, हमारी जो मुख्य सचिव हैं वर्तमान में वो श्रीमती केसनी आनंद अरोड़ा वर्तमान में ये है बच्चों। पहला कौन है, पढ़ चुके स्वरूप कृष्ण पहले थे हरियाणा के। पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं, श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी, जो कि इनकी बड़ी बहन थी किसकी, केसनी आनंद अरोड़ा की। पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था बच्चों कि ये 3 महीने जो हैं वो मुख्य हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर रह चुकी हैं, जिनमें मीनाक्षी आनंद चौधरी, इसके अलावा उर्वशी गुलाटी और इसके अलावा केसनी आनंद अरोड़ा जो वर्तमान में है। ठीक है, तो ये 33वीं जो है मुख्य सचिव हरियाणा की। अब तक 5 महिलाएं जो है टोटल वो क्या है मुख्य सचिव हरियाणा की रह चुकी हैं। 3 तो बहनें मीनाक्षी आनंद चौधरी, उर्वशी गुलाटी, इसके अलावा केसनी आनंद अरोड़ा, 2 एक रही प्रोमिला ईसर और एक शकुंतला जाखू। ठीक है बच्चों, और श्रीमती केसनी आनंद अरोड़ा जो 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगी बच्चों। क्या हो जाएंगी, 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगी। तो ये जो राइट टू सर्विस कमीशन में चीफ कमिश्नर है, ये पद फिलहाल जो वर्तमान में खाली है, वर्तमान में ये पद क्या है, खाली है। और इस पे जो कौन आदमी जो है इस पद पे जो है वो आसित हो सकता है, कौन पद, इस पद पे कौन व्यक्ति जो है वो चुना जा सकता है, उसके लिए मुख्य सचिव के पद पर से रिटायर होना जरूरी है। जो अगर हम बात करें राइट टू सर्विस कमीशन में चीफ कमिश्नर की बात करें, तो इस पद पर चयनित होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि वो मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो। तो बच्चों 30 सितंबर को केसनी आनंद अरोड़ा जो मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो रही हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि इनको राइट टू सर्विस कमीशन में चीफ कमिश्नर जो है वो बना दिया जाएगा। इनसे पहले जो थे मुख्य सचिव डीएस डेसी, वो रिटायर हुए, तो उन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया, उन्हें नियुक्त किया गया हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन जो है वो उन्हें बनाया गया। तो वर्तमान में डीएस डेसी जो है वो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के क्या हैं, चेयरमैन हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं इनके बारे में। ये है डीएस डेसी। डीएस डेसी जो हैं बच्चों, प्रदेश सरकार ने राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर के लिए आवेदन मांगा है। यह पद पिछले लंबे समय से खाली था। इसके लिए मुख्य सचिव पद से रिटायरमेंट की अनिवार्यता है। मतलब राइट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिश्नर बनने के लिए क्या होना चाहिए, मुख्य सचिव पद से रिटायरमेंट जरूरी है। ऐसे माना जा रहा है कि इसी माह के आखिर में रिटायर होने वाली मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा को चीफ कमिश्नर के पद पर लगाया जा सकता है। पिछले साल अप्रैल में चीफ कमिश्नर एससी चौधरी को 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, जिसके बाद से यह पद क्या है, खाली है। सरकार ने पिछले साल रिटायर हुए मुख्य सचिव डीएस डेसी को भी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन
लगाया था। ठीक है, तो रिटायर होने के बाद ये जो है वो क्या है, सचिव, मुख्य सचिव डीएस डेसी जो है वो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षित तकनीशियनों की सेवाएं एक सुनियोजित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुहैया करवाने के मकसद से विभाग द्वारा किस नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया है। जो बच्चों प्रशिक्षित जो ट्रेंड टेक्नीशियन हैं, ट्रेंड टेक्नीशियन जैसे प्लम्बर आदि, उनकी सेवाएं एक सुनिश्चित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुहैया करवाने के लिए डिपार्टमेंट द्वारा किस नाम से पोर्टल जो शुरू किया गया है। तो बच्चों यह शुरू किया गया है हरियाणा मिस्त्री के नाम से। किस नाम से? हरियाणा मिस्त्री के नाम से। प्रशिक्षित जो टेक्नीशियन हैं उनको एक सुनियोजित प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी सुविधाएं मुहैया करवाने के मकसद से डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल शुरू किया है हरियाणा मिस्त्री के नाम से। ठीक है बच्चों, और ये काम आधा नहीं, काम आया, काम आया। ये भी बच्चों एक ऐप है, काम आया। ये एक गैर सरकारी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। गैर सरकारी संस्थान द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, काम आया। ठीक है, तो इसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह के जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों के लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों, और इसको लॉन्च किया था बच्चों जो हमारे देश की पहली डिजिटल पंचायत है। पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, भारत की पहली डिजिटल पंचायत जो है वो बीबीपुर है, जींद डिस्ट्रिक्ट की। कौन सा गांव? बीबीपुर। तो उनके जो पूर्व सरपंच थे सुनील जागलान, उन्होंने जो है इस ऐप को लॉन्च किया है। और इसके जो तकनीकी प्रमुख हैं इस ऐप के वो सिद्धार्थ भाटिया हैं, सिद्धार्थ भाटिया। और ये ऐप जो हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो है शुरुआत में कहां? हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो काम आया ये भी एक क्या है, गैर सरकारी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है बच्चों, जिसमें कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया है। वो अपनी डिटेल उसके ऊपर डालें, उनको जो है काम मिलेगा उसके हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से। और इसको लॉन्च किया है जो सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर जो कैंपेन था उसके जो सूत्रधार थे सुनील जागलान, जो बीबीपुर पंचायत के पूर्व सरपंच रहे हैं, उनके द्वारा इसके तकनीकी प्रमुख हैं सिद्धार्थ भाटिया। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट ने हरियाणा मिस्त्री के नाम से जो है पोर्टल शुरू किया है बच्चों। लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई और हार्डवेयर मरम्मत जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की सेवाएं एक सुनियोजित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुहैया करवाने के मकसद से विभाग ने मिस्त्री हरियाणा, तो सॉरी बच्चों इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन नहीं, हरियाणा मिस्त्री नहीं आएगा बच्चों, हरियाणा मिस्त्री नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, मिस्त्री हरियाणा। हरियाणा मिस्त्री नहीं है, वो मैंने डी ऑप्शन जो है ध्यान नहीं दिया। काम आया दूसरा, हरियाणा मिस्त्री, ये आया काम और मिस्त्री हरियाणा। तो क्या है बच्चों? पोर्टल का नाम है मिस्त्री हरियाणा। तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, हार्डवेयर मरम्मत जैसे कार्यों के लिए जो ट्रेंड टेक्नीशियन हैं उनकी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया करवाने के मकसद से डिपार्टमेंट ने मिस्त्री हरियाणा के नाम से पोर्टल जो है वो शुरू किया है। किस नाम से? मिस्त्री हरियाणा। ध्यान रखना बच्चों, इस तरह कंफ्यूज किया जा सकता है आपको ऑप्शन दे के, हरियाणा मिस्त्री, मिस्त्री हरियाणा। तो उस ऐप का नाम है मिस्त्री हरियाणा। ठीक है, और काम आया ये गैर सरकारी संस्थान, ये तो मिस्त्री हरियाणा तो जो है वो विभाग ने, डिपार्टमेंट ने खुद शुरू किया है। और काम आया जो है ये गैर सरकारी संस्थान द्वारा कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। बच्चों ये है वो मिस्त्री हरियाणा ऐप। इसमें जो है टेक्नीशियन जो है टाइप करे, सेलेक्ट करे, डिस्ट्रिक्ट को, तहसील को सेलेक्ट करे और फिर जो है उसको क्या है उसी हिसाब से जो लोग वहां से अपने काम के लिए जो बुला सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से लोग प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई और हार्डवेयर मरम्मत जैसे कार्यों के लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक तकनीशियनों की सेवाएं घर बैठे एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। 8000 प्रशिक्षकों ने
अपना पंजीकरण करवाया है। कितनों ने पंजीकरण करवाया बच्चों? अब तक 8000 जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने इस पर अपना पंजीकरण जो है वो करवाया है। नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा अनुसूचित जाति बिल एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अगस्त 2020 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 566 लाभार्थियों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है? तो बच्चों सबसे पहले तो आप कमेंट करके मेरे को यह बताओ कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय किसके पास है? कमेंट करके बताइए बच्चों कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय जो किसके पास है। तो हम पढ़ रहे थे हरियाणा अनुसूचित जाति बिल एवं विकास निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अगस्त 2020 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 566 लाभार्थियों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है? तो यह करवाई है बच्चों 400.78 लाख, यानी कि 400,78,000 रुपए की। ठीक है, तो मैंने पूछा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय जो किनके पास है? तो ये बच्चों डॉक्टर बनवारी लाल के पास। डॉक्टर बनवारी लाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो बच्चों ये आते हैं बावल। बावल कहां? रेवाड़ी में। और ये जो है आरक्षित विधानसभा क्षेत्र, जो 17 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र उनमें से एक है बच्चों, क्योंकि कई बार जो एचएससी ने इस तरह क्वेश्चन पूछे हैं कि इनमें से कौन सी विधानसभा आरक्षित है, तो आपको साथ में ध्यान होना चाहिए। बावल से आते हैं डॉक्टर बनवारी लाल, तो ये क्या है? आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है बच्चों? अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के अलावा जो है डॉक्टर बनवारी लाल के पास और कौन सा मंत्रालय है? तो वह है सहकारिता मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है। तो देखिए बच्चों, जो 400,78,000 रुपए जो वित्तीय सहायता 566 लाभार्थियों को दी गई है, उसमें से 59.89 लाख रुपए की सब्सिडी भी शामिल है। निगम द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण मुहैया करवाया जाता है ताकि वे अपना कारोबार और स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इन श्रेणियों में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार कारोबार क्षेत्र और स्वरोजगार के क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 338 लाभार्थियों को डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, भेड़ पालन, सुअर पालन और जोटा बुग्गी के लिए 192.80 लाख रुपए का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है बच्चों, तो कितनी राशि जो है वो रोजगार के लिए अनुसूचित जाति जो से संबंधित लोग हैं उनको अपने व्यापार के लिए जो स्वरोजगार के लिए कितनी करवाई गई है? तो वो है बच्चों लगभग 400 लाख रुपए। तो आगे चलते हैं। अमृत मिशन की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? बच्चों अमृत मिशन जो योजना है वो 500 जो शहर हैं उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2015 में चलाई गई थी। 2015 में 5 सालों के लिए चलाई गई थी। जैसे बच्चों नलों के कनेक्शन देना इस योजना के अंतर्गत, जैसे जो स्ट्रीट लाइट उनको एलईडी में बदलना है, इसके अलावा बच्चों जैसे सीवरेज आदि जो है नए सीवरेज आदि देना है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो अमृत मिशन योजना जो है वो 500 जो शहर हैं उनके बुनियादी ढांचे को जो है मजबूत बनाने के लिए ये 2015 में शुरू की गई थी। 5 सालों के लिए, लेकिन अब इसका टाइम बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2021 तक जो है इस योजना का टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया। तो कहता अमृत मिशन की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? तो बच्चों हरियाणा को स्थान मिला 12वां। कौन सा मिला है? 12वां। बच्चों चंडीगढ़ को मिला दूसरा। चंडीगढ़ किस स्थान पे रहे? दूसरे पे। पंजाब को मिला 26वां। पंजाब जो है इसमें 26वें स्थान पे रहा और हरियाणा जो है वो 12वें स्थान पे रहा। बच्चों संतोषजनक काम किया हरियाणा ने।
और चंडीगढ़ जो है वो दूसरे स्थान पे रहा। चंडीगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। हरियाणा ने 12वां, किसमें? अमृत मिशन की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा ने 12वां स्थान प्राप्त किया। पंजाब ने 26वां स्थान प्राप्त किया बच्चों। तो ये जो नलों के कनेक्शन आदि देने हैं या नए सीवरेज जो है वो देने हैं या स्ट्रीट लाइटों को जो एलईडी से बदलना है, इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी इस अमृत मिशन के अंतर्गत आती हैं। अमृत मिशन की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा ने अमृत की 63 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। कितनी योजनाएं, यह भी ध्यान रखना बच्चों, अमृत मिशन की कितनी परियोजनाएं हरियाणा ने पूरी कर ली हैं? तो 63। ठीक है, एक और ध्यान रखना बच्चों, ये हिंदी में 63 नहीं होता, ये होता 63। कहीं वर्तनी में काम आ जाएगा आपके। 63 गलत है, शुद्ध क्या होता? 63, जिन पर कुल 693 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। अमृत स्कीम देश के 50 शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2015 में 5 वर्ष के लिए शुरू की गई थी। 2015 में शुरू की थी, 5 साल के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका टाइम 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी जो लागत, इस पे टोटल खर्च 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो इसका बजट है बच्चों। हमारे राज्य की बात करें तो 1875 करोड़ रुपए की 73 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 63 जो परियोजना है वो हरियाणा ने पूरी कर दी हैं। और कितनी परियोजनाओं पे काम चल रहा है? 73 परियोजनाओं पे काम चला हुआ है। हरियाणा का कुल जो है 2566 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी मिल चुकी है। मतलब एक साल में कितना कार्य जो है, कितने करोड़ रुपए का जो कार्य जो कर सकता हरियाणा? 2566 करोड़ रुपए का। हरियाणा में पेयजल आपूर्ति के मामले में 2.3 लाख नलों के कनेक्शन लगा दिए गए। कितने नलों के कनेक्शन लगाए हैं अमृत मिशन योजना के तहत? तो 2.3 लाख नलों के कनेक्शन लगा दिए गए हैं। 1.95 लाख स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदल दिया गया है और 2.22 लाख नए सीवर जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा 300 स्थानों पर पानी जमा होने वाली जगहों पर पानी निकासी का भी पुख्ता जो है वो इंतजाम किए गए हैं। तो बच्चों, जो अटल मिशन जो योजना है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा को 12वीं रैंकिंग मिली है। हरियाणा ने 63 योजनाएं जो इसके परियोजनाएं इसके अंतर्गत पूरी कर ली है। 73 पे जो है काम चला हुआ है। इसके अलावा 2.3 लाख नलों के कनेक्शन जो है वो दिए गए हैं। 1.95 लाख स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदल दिया है और 2.22 लाख नए सीवर जो दिए गए हैं। और 300 ऐसे स्थान जहां पे पानी जमा होता था तो वहां पे पानी निकासी के जो पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और हमारी राजधानी जो है द ब्यूटीफुल सिटी या द सिटी ब्यूटीफुल, उसको जो इसमें दूसरा स्थान मिला है। और हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब को जो है वो 26वां स्थान मिला है। बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, सीता माई मंदिर राम सर्किट में शामिल किया जा सकता है। सीता माई मंदिर राज्य के किस जिले में है? तो बच्चों, सीता माई मंदिर जो है, अभी जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो है बनने जा रहा अयोध्या में, तो जो रामायण से संबंधित जो स्थान हैं उनको राम सर्किट के अंदर जो है शामिल किया जाएगा। तो उनमें से एक स्थान जो है वो सीता माई मंदिर, सीता माई मंदिर जो है वो हमारे हरियाणा में भी है बच्चों, और उसको राम सर्किट में शामिल किया जा सकता है क्योंकि सीता माता का राम के जीवन में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं उनके जीवन में माता सीता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यह क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सीता माई मंदिर जो है वो किस जिले में है? तो बच्चों वो है करनाल में। कहां है? करनाल में। ठीक है, करनाल के बारे में बता दो, उन 7 जिलों में से बच्चों जो गठन के समय जो है हरियाणा गठन के समय बने थे, और इसका अक्षफल भी बताया था 2520। ये अक्षफल जो है मैंने आज 4 डिस्ट्रिक्ट के बताए हैं, तो उनको जो है ढंग से याद करना आपको। तो बच्चों, ये है वो सीता माई मंदिर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं
सीता माई मंदिर करनाल जिले में स्थित है। मान्यता की सीता मां इसी जगह पर धरती में समाई थी। कहते हैं इसी जगह पे सीता मां जो है वो धरती में समाई थी बच्चों, ठीक है। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम सीतामाई है, सीतामाई गांव। और ये जो मंदिर है उसी जगह पे कहते हैं जहां सीता मां समाई थी, ठीक उसी जगह पे बना हुआ है। इसके अलावा इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और भी कथा प्रचलित है कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था, उसके कई जो ऊंट है वो गुम हो गए, तो उन्हें ढूंढता रहा, उसे ऊंट कहीं नहीं मिले। आखिर में इसी स्थान पर जो उसने शरण ली, तो वहां सीता मां ने उन्हें एक छोटी कन्या के रूप में दर्शन दिए और कहा कि यहां पे जो है आप मेरा मंदिर का निर्माण करवाइए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जब वो सुबह उठता है तो उसको वो सारे ऊंट जो उसके पास ही वहीं पे चरते मिल जाते हैं। तो उसने इसे सीता मां का आशीर्वाद माना, अपनी मनोकामना पूरी हुई और उस मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान, ये केंद्रीय मंत्री थे बच्चों पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, इसको राम सर्किट में शामिल करवाने में जुटे हुए हैं। यह 48 कोस परिक्रमा में भी शामिल है। 48 कोस परिक्रमा बच्चों आप जानते हो, जो महाभारत से संबंधित जो स्थल हैं वो 48 कोस परिक्रमा के अंदर हैं, जो कुरुक्षेत्र में भी हैं, कुछ उसमें से कैथल में भी हैं, करनाल में भी हैं। 48 कोस का जो एरिया है उसमें भी ये शामिल है। और इतिहास में इसका नाम सीता मठ भी मिलता है, इतिहास में इसका नाम सीता मठ भी मिलता है बच्चों। 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सीता को जिस जंगल में छोड़ा था उसका नाम लाडवन था। तो लाडवन जो बच्चों, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आए थे, राजा बन गए थे, उसके बाद उन्होंने जब सीता को वनवास दिया था तो सीता को जो लक्ष्मण है वो जिस स्थान पे छोड़ के गया था उसको कहते हैं लाडवन। वो किस नाम से प्रसिद्ध था वो जंगल? लाडवन। और इस जंगल की पश्चिम दिशा में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां पे सीता वनवास के दौरान रही थी। इस लाडवन के पश्चिम दिशा में महर्षि वाल्मीकि का क्या था? आश्रम था बच्चों, जहां सीता ने वनवास काटा था। और यहीं पे उसे जो पुत्र, जो संतान प्राप्ति भी थी लव और कुश के रूप में। तो बच्चों इससे रिलेटेड 2-3 चीज और हम छोटी छोटी पढ़ते हैं। एक आपने पीछे वीडियो में पढ़ा है, जिसने पीछे सारी देखी है, दड्डी तीर्थ, तो कमेंट करके बता सकते हैं दड्डी तीर्थ क्या था? दड्डी तीर्थ क्या था? तो यह भी इन्हीं से बच्चों रामायण कालीन जो है, ये दड्डी तीर्थ जो रामायण कालीन ही माना जाता है। यहां पे लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से लव कुश ने जो है वो रामायण कंठस्थ की थी, रामायण को याद किया था बच्चों। तो ये कहलाता है दड्डी तीर्थ जो है। इसके अलावा बच्चों एक यहां पे आपको ध्यान हो, हमने सीतवन तीर्थ पढ़ा था। सीतवन तीर्थ या सीतावन तीर्थ से बदल के ये सीतवन बन गया था, कहते हैं उसी को आज सिवान कहते हैं, सिवन बन गया वो बिगड़ते बिगड़ते। इसके बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, किसे जो है स्वर्ग द्वार कहा जाता है? किस तीर्थ को स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तीर्थ को स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है? तो बच्चों सीतवन तीर्थ जो है ये भी सीता माता से संबंधित है। सीता वन से बना सीतवन, और आज कहते हैं बिगड़ के बन गया सीवन, ठीक है। और दड्डी तीर्थ जो है ये लव कुश ने महर्षि वाल्मीकि से जो या रामायण कंठस्थ की थी। इसके अलावा बच्चों यहीं पास में मुंदड़ी, मुंदड़ी भी एक कहां है बच्चों? मुंदड़ी ये कैथल में बच्चों। मुंदड़ी महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी की स्थापना यहां की गई है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो यहां बनाई गई बच्चों। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी? कमेंट करके बताना कि इस यूनिवर्सिटी का जो है निर्माण कब किया गया था। महर्षि वाल्मीकि जो यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंदड़ी में, तो 15 मार्च 2018 को, 15 मार्च 2018 को जो है वो मुंदड़ी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इसके जो वीसी हैं वह डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी,
डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी। तो बच्चों एक हमने पोलड़ गांव के बारे में पढ़ा था। पोलड़ गांव रामायण कालीन गांव है, ठीक है। किससे संबंध बताया जाता है? रावण से इसका संबंध बताया जाता है। जो लंका के राजा रावण थे, कहते हैं उनका बचपन यहां बीता था। उनके जो दादा थे महर्षि पुलत्स्य, उससे संबंधित है ये गांव पोलड़। महर्षि पुलत्स्य जो है उनसे संबंधित ये गांव जो है ये बताया जाता है, महर्षि पुलत्स्य से संबंधित। पुलत्स्य महर्षि जो कि रावण के क्या थे? दादा थे बच्चों, ठीक है। तो ये जो सारे हैं, जैसे दंडी तीर्थ है, सीतावन या सीतवन है, या मुंदड़ी है, या पोलड़ है, ये कैथल के गांव हैं। ये कहां के हैं? कैथल के गांव बच्चों। और सीतामाई मंदिर जो है ये कहां बच्चों? ये करनाल में है। कहां है? करनाल में, ठीक है। हो जाएगा। तो पिछली सारी चीजें याद रखा करो बच्चों, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो आगे चलते हैं। शिक्षा विभाग ने होनहार छात्रों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? शिक्षा विभाग ने होनहार छात्रों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया बच्चों? तो ये लॉन्च किया बच्चों दक्षिणा ऐप। कौन सा ऐप? दक्षिणा ऐप। बच्चों इस ऐप में जो है वो बच्चों को जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल, विशेष तौर पे अगर हम बात करें जेई और जो नीट है उनकी ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। उनकी क्या है? ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। जेई की और नीट की जो है इंजीनियरिंग बनने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए जो जरूरी है वो ऑनलाइन जो है इनको क्या करवाई जाएगी? उसकी तैयारी करवाई जाएगी। पहले बच्चों जो शिक्षा विभाग है वो सुपर 100 योजना के तहत इन चीजों की तैयारी करवाता था। सुपर 100 योजना के तहत जो है वो इनकी तैयारी करवाता था विकल्प फाउंडेशन के साथ मिलकर। किस फाउंडेशन के साथ? विकल्प फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है वो शिक्षा विभाग जो है तैयारी करवाता था। कहां? रेवाड़ी में करवाता था बच्चों। जो हमारी ब्रास सिटी है रेवाड़ी, जो वीर भूमि है, जो सैनिकों की खान कहलाती है, सैनिकों का घर कहलाता है, ठीक है। तो वहां तैयारी करवाई जाती थी सुपर 100 योजना के तहत। बच्चों की विकल्प फाउंडेशन के साथ मिलकर ये जेईई और नीट की तैयारी करवाती। लेकिन अब की बार कोरोना महामारी के कारण शिक्षा विभाग ने जो है वो खुद का ही ऐप लॉन्च कर दिया दक्षिणा ऐप के नाम से। अब बच्चों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। रेवाड़ी वगैरह वो जो है घर बैठी जो है जेईई और नीट की जो है तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जो है जिन बच्चों के 10वीं में 80% 83 से ज्यादा जो अंक आए हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन जो करवा सकते हैं। लेकिन पहले जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो अपने स्कूल को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल ही बच्चों को जो है वहां रजिस्टर्ड करवाएंगे। फिर उनका मॉक टेस्ट होगा और जो 80% से ज्यादा अंक लेंगे उन बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन जो है कोचिंग डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए दी जाएगी। अगर हम बात करें बच्चों समीक्षा ऐप, यह समीक्षा ऐप भी अभी 10 सितंबर को समीक्षा ऐप भी शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो समीक्षा ऐप क्या है? 10 सितंबर को जो है शिक्षा विभाग ने समीक्षा ऐप भी लॉन्च किया बच्चों। यह समीक्षा ऐप क्या है? यह समीक्षा ऐप है जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अब कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन, ठीक है। उस जो उनको सिलेबस करवाया गया उस सिलेबस का हिसाब और उसका फीडबैक जो है वो बच्चों को इस ऐप पर देना होगा। पहले बच्चों से फीडबैक कौन लेते थे? टीचर। और टीचर जो वो डिपार्टमेंट को भेजते थे फीडबैक, जो कि 1 वे होता था। अब डायरेक्ट डिपार्टमेंट को कौन फीडबैक देगा अपने सिलेबस का? वो देंगे बच्चे। किस ऐप के तहत? समीक्षा ऐप के तहत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। समीक्षा ऐप जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 सितंबर को ये लॉन्च हुआ है बच्चों। और ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो उनको सिलेबस करवाया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान, या हम कह सकते कोरोना महामारी के दौरान, जो सिलेबस जो टीचर्स उनको करवा रहे हैं उस सिलेबस के बारे में डिटेल, उसका फीडबैक जो बच्चे डायरेक्ट जो शिक्षा विभाग को देंगे समीक्षा ऐप के थ्रू। पहले बच्चों से फीडबैक टीचर लेता था और वही जो है आगे विभाग को जो है डिटेल भेजता था, जो कि 1 वे था।
तो बच्चों देखिए, शिक्षा विभाग दक्षिणा ऐप से होनहार छात्रों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने की दिशा देगा। इसी महीने से ही इस ऐप पर पढ़ाई होने की संभावना है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को अपने बच्चों से पहले अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन शिक्षा विभाग में करवाना होगा। इसके बाद स्कूल स्वयं रजिस्ट्रेशन बच्चों का करवाएगा। इनमें उन बच्चों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने 10वीं में 80% से अधिक अंक जो है प्राप्त किए और जो आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो साइंस लेना चाहता है कि मेडिकल या नॉन मेडिकल जो पढ़ना चाहते हैं बच्चों। इससे पहले शिक्षा विभाग व विकल्प फाउंडेशन मिलकर सुपर 100 के नाम से प्रदेश में प्रतिभावान छात्रों को रेवाड़ी में कोचिंग देते थे। अब कोरोना काल को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्वयं का दक्षिणा ऐप जो है लॉन्च किया है। अब बात करें समीक्षा ऐप की, तो शिक्षा विभाग द्वारा 10 सितंबर को समीक्षा ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें विद्यार्थी को ऑनलाइन पढ़ाए जाने वाला सिलेबस का पूरा हिसाब व फीडबैक देना होगा। अब तक शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से फीडबैक लेकर विभाग में रिपोर्ट देनी होती थी, जो कि 1 वे होती थी, लेकिन अब विद्यार्थियों द्वारा फीडबैक सीधे विभाग की ऐप पर दिए जा सकेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे है बाबू मूलचंद जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, के अनुदेशक कौशल्याचार्य अवार्डी रामविलास मूलतः कहां से संबंध रखते हैं? तो बच्चों यहां सबसे पहले तो मैं इनका जिक्र करना चाहूंगा, बाबू मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जैन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बाबू मूलचंद जैन जो हैं वो कौन थे और किस उपनाम से उन्हें जाना जाता है? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बाबू मूलचंद जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि एक ITI है बच्चों। बाबू मूलचंद जैन जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, तो ये कहां है? करनाल में, ठीक है। इसके अनुदेशक, इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं, इंस्ट्रक्टर कौशल्याचार्य अवार्डी है, वो कौशल्याचार्य जो अवार्ड उनको मिला है बच्चों, कौशल यूनिवर्सिटी कहां? हरियाणा की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कौशल यूनिवर्सिटी कहां है बच्चों? ये भी कमेंट करके बता दीजिए, कल ही वीडियो में पढ़ा था। तो बच्चों ये है पलवल के दुधौला में। कहां बनाई जा रही है? पलवल के दुधौला में, ठीक है। और वर्तमान में ये अस्थायी रूप से कहां चल रही है? गुरुग्राम में। वर्तमान में अस्थायी रूप से जो हमारी स्किल यूनिवर्सिटी है, पूरा नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधौला गांव, पलवल डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन वर्तमान में वहां परिसर बना नहीं है, तो कहां? गुरुग्राम में अस्थायी रूप से चल रही है। विशिष्ट के राज नेहरू, ठीक है। तो बच्चों ये कहां से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं बच्चों फतेहाबाद से। कहां से? पिंक सिटी फतेहाबाद से। हालांकि ये इंस्ट्रक्टर कहां लगे हुए हैं? इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं करनाल की बाबू मूलचंद जैन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करनाल में इंस्ट्रक्टर है बच्चों। लेकिन पूछा मूलतः कहां से संबंध रखते हैं? तो मूलतः ये फतेहाबाद के नहला से संबंध रखते हैं। फतेहाबाद के नहला से, पिंक सिटी से संबंध रखते हैं बच्चों। ये पलवल। तो मैंने आपसे पूछा बाबू मूलचंद जैन जो हैं वो हरियाणा के गांधी कहलाते हैं। इन्हीं के नाम पे बच्चों ये ITI का नाम, इस करनाल की जो ये ITI है, इसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। हरियाणा के गांधी जिन्हें कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में इन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बताइए बच्चों इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ? ठीक है, तो इनका जन्म हुआ 20 अगस्त 1915 को। 20 अगस्त 1915 को कहां हुआ जन्म? कहां हुआ बच्चों इनका? तो इनका जन्म हुआ सिकंदरपुर माजरा। ये गांव है बच्चों सिकंदरपुर माजरा। कहां है ये गोहाना में। और गोहाना कहां है बच्चों? सोनीपत में। पता आपको गोहाना की जलेबी जो बड़ी मशहूर है बच्चों। गोहाना की जलेबी जो है, जो एक जलेबी है वो 250 ग्राम की, मतलब पाइया की एक जलेबी होती है, बड़ी मशहूर है। तो सिकंदरपुर माजरा में जो है इनका जन्म हुआ था। तो हरियाणा के गांधी कौन कहलाते? बाबू मूलचंद जैन। जन्म हुआ 20 अगस्त 1915 को। जन्म कहां हुआ? सिकंदरपुर माजरा। कहां है? गोहाना में बच्चों। तो कई बार ऑप्शन में गोहाना भी आ सकता है कि जन्म कहां हुआ? गोहाना में।
लेकिन गोहाना का एक गांव था सिकंदरपुर माजरा, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा बच्चों? सोनीपत है। ठीक है, मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1997 को करनाल में इनकी मृत्यु हुई। 12 सितंबर 1997 को कहां मृत्यु हुई बच्चों? करनाल में इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1997 को। तो करनाल की जो आईटीआई है उसका नाम इनके नाम पे रखा गया है। बच्चों एक बहुत बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी थे, वकील थे, एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, सत्याग्रही भी थे। ठीक है, जो विनोबा भावे ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसमें भी ये शामिल थे बच्चों। ठीक है, हरियाणा के गांधी जो एक कहलाते हैं। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, इसके अलावा ये पंजाब सरकार में जब संयुक्त पंजाब था वहां भी मंत्री रहे थे, आबकारी एवं कराधान मंत्री थे, लोक निर्माण मंत्री थे, वित्त मंत्री भी रहे बच्चों। हमारे हरियाणा में भी वित्त मंत्री रहे बच्चों। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को जो चुनाव हुए तो ये गरोंडा से कांग्रेस की टिकट से जीते थे, लेकिन फिर ये विशाल हरियाणा पार्टी में शामिल हुए और वहां वित्त मंत्री के पद पर भी ये रहे थे। ठीक है, तो वैसे देखें तो इन्हें पहला दल बदलू जो है वो वैसे तो डाउटफुल है ये बात, पहला दल बदलू भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि कांग्रेस से जो है विशाल हरियाणा पार्टी में ये आए थे, मंत्री पद जो इनको दिया गया था। तो बाबू मूलचंद जैन जो है, एक चीज और बताइए कमेंट करके, किस साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं? बाबू मूलचंद जैन जो हरियाणा के गांधी कहलाते हैं, किस साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं? ठीक है, तो बच्चों ये रहे हैं बलिदान के। बलिदान ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसके संपादक रहे 1948 से 1952 तक। ठीक है, इसके अलावा इनका जो पैतृक गांव है जिसके अंपड़ा सिकंदरपुर माजरा जो गोहाना में बच्चों, तो वहां इन्होंने जो है एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी और वाचनालय की स्थापना करवाई 1991 में। ठीक है, और बच्चों वो जो गांव है सिकंदरपुर माजरा, इनके जन्म दिवस को वो पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में तो जब बच्चों हम हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्तित्व पढ़ेंगे वहां इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां तो बस इतना ही ध्यान रखो, बाबू मूलचंद जैन जो हरियाणा के गांधी कहलाते हैं, जन्म 20 अगस्त 1915 को हुआ था सिकंदरपुर माजरा गोहाना में। गोहाना का है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। मृत्यु 12 सितंबर 1997 को करनाल में हुई बच्चों। ठीक है, बलिदान साप्ताहिक जो पत्र है उसके भी संपादक थे बच्चों 1948 से 1952 तक। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस में, जनता दल में, हरियाणा विशाल पार्टी में, लास्ट में हविपा में हरियाणा विकास पार्टी जो चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी उसमें भी ये शामिल हुए थे। ठीक है, और 1991 में अपने गांव, पैतृक गांव में जो है इन्होंने एक पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना की। तो इनके जो गांव के लोग हैं इनके जन्म दिवस को जो है पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पढ़ रहे थे बाबू मूलचंद जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशक, कौशल्याचार्य अवार्डी रामविलास मूलतः कहां से बच्चों? तो फतेहाबाद से हैं। कहां से हैं? फतेहाबाद से, पिंक सिटी से। कौशल्याचार्य अवार्डी रामविलास मूलतः फतेहाबाद के नहला से संबंध रखते हैं। वर्तमान में करनाल के बाबू मूलचंद जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक हैं। इस अवार्ड से करनाल आईटीआई ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान बनाई है। मृदा परीक्षण एवं फसल तकनीकी का सिलेबस तैयार करना इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। एक्चुअल में तो डीजल मैकेनिक थे बच्चों, एक्चुअल में क्या है? डीजल मैकेनिक। लेकिन जब वहां ट्रेड शुरू हुई, कौन सी? मृदा परीक्षण और फसल तकनीकी, तो उसका सिलेबस जो है उसकी जिम्मेदारी इनको दी गई और इन्होंने डीजल मैकेनिक होने के बावजूद एक नई ट्रेड मृदा परीक्षण एवं फसल तकनीकी का सिलेबस जो वो दायित्व तो बखूबी निभाया। और इसके लिए जो है बच्चों इन्हें क्या मिला? कौशल्याचार्य जो अवार्ड है उससे नवाजा गया। तो इन्होंने कहता इस उपलब्धि से पहले कोरोना महामारी के समय ई लर्निंग दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए विभाग के महानिदेशक राकेश गुप्ता की तरफ से उन्हें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देकर भी प्रोत्साहित किया गया था, जिसको हम प्रशंसा पत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
हरियाणा के किस जिले में प्रमुख चौराहों पर राष्ट्रीय नायकों का फोटो लगाने का निर्णय लिया गया है? कहता बच्चों, हरियाणा के किस जिले में प्रमुख चौराहों पर जो राष्ट्रीय नायक हैं उनके फोटो लगाने का निर्णय लिया गया है? तो बच्चों यह निर्णय लिया है अंबाला। किस जिले में? अंबाला में। ठीक है, अंबाला ही बच्चों उन 7 जिलों में से एक है जो गठन के समय गठित हुए थे। करनाल भी उनमें से है, गुरुग्राम भी उनमें से है। ठीक है, तो बच्चों करनाल अक्सर आज ही पड़ा 2520 वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों अंबाला में जो प्रमुख चौराहे हैं उन पे राष्ट्रीय नायकों के फोटो लगाने का जो है निर्णय लिया गया है। अंबाला छावनी के माल रोड और एयरफोर्स स्टेशन रोड पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, रविंद्रनाथ टैगोर, सैम मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा जैसी विभूतियों के फोटो फ्रेम जो हैं वो लगाए गए हैं। ये बच्चों हमारे मिसाइल मैन, पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। ये हमारी स्पेस क्वीन अंतरिक्ष की रानी मोंटी जो कल्पना चावला, ये हमारे जो पहले नोबेल प्राप्तकर्ता जो भारतीय गीतांजलि के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों सैम मानेकशॉ को आप जानते हो बच्चों कि ये जो थे सैम मानेकशॉ, ये चीफ जो हैं ऑफ आर्मी थे और 1973 में इनको फील्ड मार्शल बनाया गया। पहले जो चीफ आर्मी ऑफिसर थे ये, जिनको फील्ड मार्शल के पद पर जो है वो रखा गया था। मतलब भारत के पहले फील्ड मार्शल इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी थे ये। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसके दौरान, तो 73 में जो है इनको क्या पहला फील्ड मार्शल बनाया गया था। और बच्चों उस टाइम जो हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनमें उनका एक किस्सा इनके साथ जो है प्रसिद्ध है कि वो उनको प्रधानमंत्री को स्वीटी कहकर बुलाते थे। और के.एम. करियप्पा जो हैं ये हमारे पहले जो हैं वो कमांडर इन चीफ जो हैं, वो हमारे भारत के पहले कमांडर इन चीफ जो थे वो कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। तो इनके जो फोटो हैं फ्रेम वो कहां? अंबाला ने प्रमुख चौराहों पर जो है लगाने का निर्णय लिया है। सभी पर लाइटें भी लगाई गई हैं ताकि राष्ट्र के समय भी प्रेरणा स्रोत मिलती रहे। इनमें उन शहीदों की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध में अहम रोल निभाया है। यह निर्णय बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए लिया गया है। वैसे तो बच्चे पाठ्यक्रमों में भी इन हस्तियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत अच्छी हो और युवा सूर्य की पहली किरण से ही देश के बारे में सोचें, इसलिए ये तस्वीरें जो हैं लगाई गई हैं। बहुत अच्छी पहल है सरकार की युवाओं में देशभक्ति जागृत करने के लिए कि कोई चीज बार बार, हम कहते हैं ना बार बार पढ़ो आपको अच्छी तरह याद होगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वही बात है, बार बार ये तस्वीरें दिखाई देंगी तो कहीं ना कहीं जो है उनके युवाओं के मन में जो है वो राष्ट्रभक्ति जो जागृत होगी। सुबह व शाम के समय बड़ी संख्या में लोग इन सड़कों से आते जाते हैं। युवा जहां सेना की ओर आकर्षित होगा वहीं देश सेवा का जज्बा भी मिलेगा। निश्चित ही युवाओं को इससे प्रेरणा मिलती रहेगी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने मूंग की नई किस्म को विकसित किया है। तो मूंग की कौन सी जो किस्म है उसको HAU हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने जो विकसित किया है तो वो बच्चों MH1142 बच्चों ये हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि 2 फरवरी 1970 को जो है इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया था। उससे पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती थी। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदल के हमारे देश के जो 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है उनके नाम पे इसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख दिया। 1997 में इसको जो है सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार मिला था बच्चों। ठीक है,
तो मूंग की इस किस्म को विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग ने विकसित किया है। और इसके बच्चों वीसी जो हैं वर्तमान में वो कौन संभाले हुए हैं पद? डॉक्टर समर सिंह। और हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि डॉक्टर समर सिंह इसके अलावा किस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं बच्चों, ये आप कमेंट करके बता दो। इस किस्म को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहयोग विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 84वीं बैठक में अधिसूचित व जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मूंग की आशा, मुस्कान, सत्या, बसंती और MH421, MH318 किस्में विकसित की हैं। इसके अलावा बच्चों हाल ही में HAU ने जो बाजरे की जो किस्में थी बायो फोर्टिफाइड, वो किस्में भी विकसित की थी। हाल ही में HAU ने बाजरे की 2 नई बायो फोर्टिफाइड किस्में विकसित की थी, HHB 299 और HHB 311। तो मैंने आपसे पूछा था कि डॉक्टर समर सिंह जो हैं और किस विश्वविद्यालय के फिलहाल जो हैं वो वीसी हैं, तो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अंजनथली करनाल में बच्चों, जो हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है, पहली हॉर्टिकल्चर और भारत की 5वीं है। 2016 में स्थापना की गई थी, 2017 में फिर इसको नाम दिया गया महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। तो ये हमारे वन लाइनर है बच्चों। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली ITI के विद्यार्थियों के साथ साथ उद्योगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। ये दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली क्या है, जिसके लिए हमारे जो औद्योगिक कौशल एवं जो प्रशिक्षण मंत्रालय है वो किन के पास है बच्चों, वो भी कमेंट करके बताना। उन्होंने कहा है मंत्री जी ने कि दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली ITI के विद्यार्थियों के साथ साथ उद्योगों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो ये क्या है दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली? इसमें 6 महीने से 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसे 6 महीने, और जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है उसे 6 से 12 महीने का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में जिन बच्चों का सिलेबस 6 महीने से 1 साल तक का है, ठीक है, ये कौशल प्रशिक्षण की बात हो रही बच्चों, ITI वगैरह में उसे 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। और जिनका सिलेबस 2 साल का है उन्हें 6 से 12 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा इससे ITI के विद्यार्थियों के साथ साथ उद्योगों को भी फायदा जो है वो हो रहा है। तो बच्चों आगे चलते हैं। राफेल का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा की धरती पर वायु स्टेशन अंबाला छावनी में खोला गया। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राफेल का पहला स्क्वाड्रन जो है वो कहां, वो हरियाणा में कहां जो वायु स्टेशन है अंबाला छावनी वहां खोला गया। आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए उनमें थल सेना और वायु सेना के लिए अंबाला छावनी का विशेष महत्व रहा है। 17 साल पहले 2003 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने MiG-21 बाइसन में अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। क्योंकि बच्चों अभी जो राफेल हमारी वायुसेना में शामिल किए 10 सितंबर को, तो उस टाइम कौन आए थे? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो उससे पहले 17 साल पहले जो है वो 2003 में उस समय के जो हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने यहीं से अंबाला एयरबेस से MiG-21 बाइसन जो था उसमें उड़ान भरी थी। अंबाला में MiG-21 जगुआर सुखोई विमान मौजूद थे। सुखोई बच्चों आपको ध्यान है हमारे जो इंडियन क्रिकेट के एक बहुत ही बेहतरीन जो सितारे हैं, जो कि आज तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो है, उनका पसंदीदा विमान है सुखोई। उनका पसंदीदा विमान क्या है? सुखोई। तो अंबाला में MiG-21 जगुआर और सुखोई विमान मौजूद थे, लेकिन करतब दिखाने को
स्वदेशी जो तेजस था उसको तमिलनाडु से मंगवाया गया स्पेशल, क्योंकि जो 10 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, 10 सितंबर को जो था बच्चों, उस दिन जो राफेल था हमारा स्वदेशी जो तेजस था, इसके अलावा MiG-21 जगुआर, सुखोई, सारंग, इनसे क्या कि वायुसेना अपनी जो ताकत है वो प्रदर्शित कर रही थी। ठीक है, तो तेजस हालांकि यहां नहीं मौजूद था, लेकिन उसको स्पेशल तमिलनाडु से मंगवाया गया, स्पेशल तमिलनाडु से जो है, ताकि हम अपनी जो वायुसेना की ताकत की धाक जो पूरे विश्व में दिखा सकें। बच्चों ये है हमारा राफेल। तो चलो राफेल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो 5 राफेल तो हिंदुस्तान को मिल चुके हैं बच्चों, और अभी 31 राफेल जो है वो और आने शेष हैं फ्रांस से। बहुत ही जबरदस्त विमान है बच्चों राफेल। और फिर कहूंगा आपको, रोहित कटारिया पूछूंगा तो नहीं, आपको बहुत बार पूछ लिया है तो याद हो गया होगा। जो 5 राफेल हिंदुस्तान लेकर आए उन्हें एक पायलटों में से एक रोहित कटारिया गुरुग्राम के बसई गांव से, हमारे हरियाणा से थे। तो इसकी लंबाई है 15.30 मीटर। तो इसकी जो डेन की चौड़ाई है वो 10.90 मीटर। रफ्तार जो है 2223 किलोमीटर प्रति घंटा। आवाज से भी बहुत तेज रफ्तार से चलता है ये। वजन है इसका 24,500 किलोग्राम। क्षमता 9500 किलोग्राम भार जो वो उठा के चल सकता है। 9500 किलोग्राम भार जो है वो ढोक लेके जो है उड़ सकता है। हवा से हवा में मार करने वाली मोर्टियर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइल जो है इसके अंदर जो है वो लगाई जा सकती। 3 मिसाइलें जो इसके अंदर लगाई जा सकती हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए बच्चों। कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन, क्योंकि एक तो हमारे हरियाणा में अंबाला से रिलेटेड है, अंबाला से रिलेटेड होने के कारण हरियाणा जीके में इसके क्वेश्चन आने स्वाभाविक है, नहीं तो इंडियन जीके में जरूर आ जाएंगे। 3 मिसाइल, एक तो हवा से हवा में मार करने वाली मोर्टियर मिसाइल, एक हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइल लगाई जाती है। रेट ऑफ क्लाइंब, जो ऊपर चढ़ने की जो ताकत है इसकी, वो स्पीड, वह 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है ये ऊपर चढ़ता है। राफेल स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक जल्द ही पहुंच जाता है। ओमनी रोल विमान है बच्चों, मतलब पहाड़ों पर कम जगह में भी ऊपर उतर सकता है। ओमनी रोल विमान है, मतलब पहाड़ों पर कम जगह में ये लैंड हो सकता है। समुद्र में युद्ध पोत पर उतर सकता है। अंबाला के वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन है। अंबाला जो है वहां क्या वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन है। राफेल को शामिल करने वाली पहली स्क्वाड्रन है। राफेल को शामिल करने वाली पहली स्क्वाड्रन जो है हमारे अंबाला की है 17वीं स्क्वाड्रन। पश्चिमी एयर कमांड के अंतर्गत आने वाली है ऑपरेशनल कमांड। 1981 में अस्तित्व में आई। कब अस्तित्व में आई थी ये जो 17वीं स्क्वाड्रन है अंबाला में? ये 1951 में। 1975 तक होकर हंटर विमानों का घर रही। पहले यहां कौन से विमान तैनात थे? होकर हंटर विमान। 75 तक। कारगिल युद्ध में 234 विमानों ने हमला बोला। और राफेल के आने से चीन का जो चेंगदू J-20 है और पाकिस्तान का JF-17, ये जो लड़ाकू विमान है, इनकी चमक फीकी पड़ गई है। इनसे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मारक क्षमता का विमान जो भारत के पास है बच्चों। तो आने वाले समय में भारत जो एक बार फिर जो विश्व शक्ति बनकर उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इस बात की कामना करते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।